लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और ऐसे में सभी दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी क्रम में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी किया। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो को संकल्प पत्र का नाम दिया है और इसमें कई गारंटियों का जिक्र किया गया है। इस दौरान पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य ज्ञान को समृद्ध करना है। आपको बता दें, ज्ञान का मतलब है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कई बातों का जिक्र किया जो सरकार बनाने की स्थिति में बीजेपी की प्राथमिकता होगी। इसके अलावा पीएम ने एक बार फिर विकसित भारत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास भारत को लेकर एक विजन है और हमारा लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। अब सवाल उठता है कि बीजेपी के इस संकल्प पत्र का लोगों पर कितना असर पड़ेगा। क्या इन वादों की बदौलत इस देश की जनता एक बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर चुनेगी? चर्चा आज इन्हीं मुद्दों पर करेंगे। इससे पहले आपको सुनाते हैं कि पीएम मोदी ने विकसित भारत को लेकर अपने विजन के बारे में क्या कहा था। इस शताब्दी के इस तीसरे दशक में हमारे सामने अगले 25 साल का लक्ष्य है। हम समर्थ भारत का सपना लेकर, विकसित भारत का सपना लेकर निकल पड़े हैं। हमें भारत को वो ऊंचाई देनी है, उस सफलता पर पहुंचाना है जिसका सपना हर स्वतंत्रता सेनानी ने देखा था। हमें इस संकल्प की सिद्धि के लिए सभी देशवासियों ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों ने दिन रात एक कर देना है। तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, जो 2047 में विकसित भारत के संकल्प को एक बार फिर से दोहरा रहे थे। बीजेपी की तरफ से जो मैनिफेस्टो जारी किया गया उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे और 2047 तक कैसे देश को विकसित बनाना है वो तमाम बातें उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ साझा की। अमूमन हम रैलियों में भी देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं उस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन बातों का जिक्र कर रहे हैं। चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ संदीप चौधरी जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत आपका। अनिल गुप्ता जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अनिल गुप्ता जी, बहुत स्वागत आपका। साथ ही कपीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। कपीश जी, आपका भी बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर। संदीप जी, आज आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं और समझना ये चाहेंगे 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को लगातार बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोहरा रहे हैं, कैसे देखते हैं इसे? संदीप जी, शायद आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। हेलो, आवाज? जी, अब आ रही है आवाज, बोलिए। मोदी जी नहीं संदीप जी, कुछ ऑडियो की परेशानी है, उसे दुरुस्त करते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं। तब तक अनिल जी, आपसे समझना चाहेंगे 2047 तक विकसित भारत कैसे? हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था और उस वक्त कांग्रेस का शासन था और वर्षों तक कांग्रेस ने शासन किया। गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबी बड़ी हटी नहीं। हमें गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और जो पिछले 10 वर्षों में जिस तरीके से अभूतपूर्व देश में तरक्की हुई है वो काबिले तारीफ है। और माननीय मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि 1947 के बाद बहुत सारे देश आजाद हुए जो आज कहीं ना कहीं विकसित श्रेणी में आते हैं, पर
हमारा देश ऐसा है, भारत देश अभी भी वो डेवलपिंग कंट्रीज की श्रेणी में आता है। और इतने कोई स्ट्रॉन्ग फैसले, देश के भले के लिए फैसले हमें लेने हैं, ऑलरेडी 10 सालों में लिए हैं, जिससे कि पूरे विश्व में 1947 तक हम एक सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में हम एस्टेब्लिश हों। आपने देखा किस तरीके से अभी 25 करोड़ के करीब देश के नागरिक गरीबी रेखा से ऊपर उठे, किस तरीके से चंद्रमा पर हमारे यान ने लैंड किया, पर अभी हमारे को जो व्यक्ति से लेस एक यान वहाँ पर लैंड कराना है। अभी हम 5वीं अर्थव्यवस्था है, अभी अगले 5 सालों में तीसरी बननी है, उसके बाद पहली बननी है। अभी जो हमारे देश के नागरिक है 140 करोड़, जो बाद में और बढ़ेंगे, उनको जो और भी सुविधा, बच्चों में मेल न्यूट्रिशन हैं, हेल्थ केयर हैं। अभी हमने विजन में कहा कि देश में कोई भी सीनियर सिटीजन होगा 70 साल से ऊपर, सबको आयुष्मान कार्ड लेके आएंगे। और हमारी मिलिट्री को और स्ट्रेंथन करना है। हमने ग्लोबल स्पेस एकेडमी की बात करनी है, हमने अनुसंधान फंड एक अलग से लॉन्च करना है। तो पूरा एक तरीके से आप देखिए, जो मास्टर प्लान एक होता है, एक 5 साल का होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। हमारा यह मानना है कि मोदी जी की लीडरशिप में हम विजन 2047 पे काम कर रहे हैं। जितनी तरक्की अभी हुई है उससे ज्यादा हमें और छलांग लगानी है और अपने भारत देश को पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनाना है, चाहे इकोनॉमी में हो, चाहे एग्रीकल्चर में हो, चाहे स्पेस में हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स में हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो, किसी भी फील्ड में। और जिस तरीके से हमारा फाउंडेशन अब स्ट्रॉन्ग हो गई है और आने वाले 5 साल में और होगी, इसी तरीके जब फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होती है तो उसकी आगे की बिल्डिंग भी अच्छी बनती है। इस हिसाब से हमने कहा कि हमारा जो ये संकल्प पत्र है, इसको हमने 2047 को विकसित भारत को फाउंडेशन तैयार कर लिया है। आपने फाउंडेशन इन 10 सालों में तैयार कर लिया है। कपीश जी, फाउंडेशन तैयार हो गया है और 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है। अगर ये लक्ष्य रखा गया है तो INDIA अलायंस जो है वो अपने लिए क्या लक्ष्य और देश के लिए क्या लक्ष्य रख रही है? आप कब तक विकसित भारत बना देंगे? ये सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री जो झूठ की छाती है, उसकी छाती का कोई कहानी होता। और 2002 संकल्प आ चुके हैं, जिनका ए से लेके जेड तक का वादा जो है वो कोड़ा का कोड़ा रह गया, जिससे हिंदुस्तान को फायदा होता, जिससे लो पावर होती, वो तो आपने पूरा नहीं किया ना। आपने प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। तो भाई सरकार में है, आपको बकायदा प्रमाणित आंकड़ों के साथ इसको आपने में जुगाड़ किया, को आपने नौकरी लगा दी, किसको सरकारी संस्थानों में दे दिया, किसके लिए चाय का स्टॉल खोल दिया, किसके लिए पकौड़ी का स्टॉल खोल दिया, किसके लिए गोभी का स्टॉल खोल दिया। तमाम चीजें हैं, आपको करनी चाहिए। आप वहां तो पीछे रह गए कि नहीं साहब हमने नहीं दिया। तो यानी कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष के हिसाब से 20 करोड़ नौकरियां और रोजगार आपको देने चाहिए थे, वो आपने नहीं दिए। उस पर आप बात नहीं करेंगे। आप आए थे तो कहे थे कि भाई 100 दिन में हम महंगाई कंट्रोल करके एकदम नीचे के स्तर पर ला देंगे। अब देखिए महंगाई का क्या है कि जब 62 रुपए पेट्रोल का लिया था, इस समय 100 रुपए पार हो गया और डीजल भी पार हो गया। 350 रुपए की गैस का सिलेंडर जो है इस समय 1050 रुपए में जनता ले रही है, और आप कह रहे हैं महंगाई कंट्रोल कर देंगे। दाल अरहर जो 62 रुपया मिलती थी, आज 150 रुपए मिल रही है, वो आपने कंट्रोल कर दिया है। चाहे दलहन हो चाहे तिलहन हो, आपके सामने। आपने कहा था कि किसानों की आज 2022 तक दुगनी कर देंगे, लेकिन आपने लागत मूल्य चौगुनी कर दिया और किसानों के खिलाफ ही आप लेकर के बाकायदा 3 काले कानून आ गए थे, जिसको आप राष्ट्र हित में लाए थे और राष्ट्र हित में वापस ले लिया। बस अंतर इतना ही था कि 750 अन्नदाताओं को हलाक कर दिया आपने, और उसमें भी जब कम पड़ा तो अजय मिश्रा टेनी जी के पुत्र ने उस पर 4 गाड़ी चढ़ा के 5 किसानों की और जान ले ली। तो आप बेरोजगारी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर पाए, आप बनारस को क्योटो बना नहीं पाए, आप 150 के बाद ड्यूटी दे नहीं पाए, आप बुलेट ट्रेन चला नहीं पाए। किस बात की मोदी जी की गारंटी और कैसा ये तीसरा संकल्प? अरे ये जुमला पत्र का ये लाए सरकार, आप 5 साल की चलाने जा रहे हैं। अगर जीतेंगे तो विजन आप 2047 का लेके आ रहे हैं।
अरे साहब 2047 तो बहुत दूर है। जिस दिन टीम इंडिया की सरकार बनेगी उसके विद इन 5 ईयर्स पूरी कोशिश होगी कि भारत विकसित राष्ट्र में आ जाए, और 5 साल में नहीं आया तो 10 साल में आ ही जाएगा, इसमें कहीं दो राय नहीं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपकी सरकार ने, ठीक है, यानी कि वो 2047 तक विकसित भारत बनाने की बात कर रहे हैं, आप 5 साल, यानी अगर 24 में सरकार आती है तो 2029 तक, नहीं तो फिर 34 तक। ठीक है, आता हूं फिर कपिश भाई, मेरी पूरी बात आ जाए। ठीक है, 10 सेकंड में पूरी कीजिए। ठीक है, ठीक है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस राष्ट्र में इसरो इन्होंने दिया नहीं, DRDO इन्होंने दिया नहीं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दिया नहीं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां इन्होंने दिया नहीं, IITs दी नहीं, IIM दिया नहीं, MNR इन्होंने दिया नहीं, मेन इंफ्रास्ट्रक्चर आपने दिया नहीं, तो आपने दिया क्या जिसके लिए आप कथा सागर गा रहे हैं कि हम ये बना देंगे, हम वो बना देंगे? और जो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, जिस संविधान की कसम खा करके कह रहे थे, जिन शहादत की, जिन शहीदों की बात कर रहे थे, वो तो आपके अपने विचारकों की गवाही पर जेल काटे हुए लोग हैं और सजा पाए और फांसी चढ़े हुए लोग हैं। ठीक है कपिश भाई, अब संदीप जी से कमेंट लेते हैं, उसके बाद फिर ये बता दीजिए। आता हूं। संदीप जी, आवाज मिल रही है? जी संदीप जी, 2047 तक विकसित भारत का सपना देख रहा है देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की बात कह रहे हैं। इस पर कितना भरोसा किया जाए? साथ ही साथ जैसा कपिश जी ने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम तो 5 साल में नहीं तो फिर 10 साल में विकसित भारत बना देंगे। क्या अभिषेक भाई, भारत की बात तो एक अगर देश के पॉलिटिक्स, अगर सरकार साइंस की चल 2047 रखा है भारत पर, और अगर विपक्ष के तो इन्होंने पहले 5 साल में हम भारत आ देंगे, तब कहीं भारत की नींव इतना समय लगे बना पाएगी अलग, लेकिन हमें आवाज नहीं आ रही है इनकी है। कुछ ऑडियो की परेशानी आ रही है संदीप जी, अभी भी भाई आवाज नहीं आ रही। संदीप जी, आपकी आवाज में कुछ परेशानी आ रही है, उसे दुरुस्त करते हैं। मैं पीसीआर की टीम से कहता हूं जल्द से जल्द उसे दुरुस्त करें, उसके बाद फिर मैं आपके पास आता हूं। अनिल जी, आप तो 2047 की बात कर रहे हैं, कपिश जी ने तो कहा अगर इंडिया की सरकार आई तो फिर आप अगले 5 साल या 10 साल में तो मान के चलिए कि विकसित राष्ट्र बन जाएंगे, तो फिर जनता आप पे क्यों भरोसा करे? अभिषेक जी, मैं आपको जानकारी दे दूं, 2014 और 2019 में जो हमारा संकल्प पत्र हमने जारी किया था, ऑलमोस्ट 100% वो हमने पूरा किया है। मैं कभी भी आपके पास उस विषय पे डिबेट कर सकता हूँ, एक एक विषय को लेके। और मित्रवाद समाजवाद पार्टी के प्रवक्ता जो बात कर रहे हैं, ये तो परिवार से ऊपर निकलते ही नहीं है। इनका तो सारा ढांचा एक परिवार में है। आज तक जो इंडी गठबंधन है, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला कि उनका देश के प्रति विजन क्या है। कोई नहीं बोला। कांग्रेस ने कहा 30 लाख रोजगार देंगे, किसी ने कुछ कहा, पर देश के लिए कोई सोच ही नहीं रहा है। सिर्फ और सिर्फ सत्ता को हासिल करने के लिए किसी तरीके से हमें कुर्सी मिल जाए, हमारे परिवार का पूरा हो जाए, यही सोच है। इन्होंने कुछ विषय रखे, मैं आपको जवाब देना चाहूंगा। देश में IIT पहले 16 थे, अब 23 हो गए हैं। अपना रिकॉर्ड को सब चेक कर लीजिए। एम्स पहले 7 थे, अब 22 हो गए हैं। 723 यूनिवर्सिटी थी पहले, अब 1113 हो गई है। महंगाई दर 2013 में 10.5% थी, आप चेक कर लीजिए, आज 5% के आसपास है। GST कलेक्शन आजादी के बाद हाईएस्ट आया है 20.5 लाख करोड़ का। फॉरेन एक्सचेंज हाईएस्ट आया है आजादी के बाद का। एक समय था जब कांग्रेस के लोग सोना गिरवी रख के वहां पर ले जाते थे। जहां तक रोजगार की बात है, आपको जानकारी दे दूं, 27.75 लाख करोड़ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जो 47 करोड़ मुद्रा लोन डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। मुद्रा लोन मिलता है रोजगार देने के लिए। अगर एक व्यक्ति को मुद्रा लोन मिला है तो मिनिमम एक वह श्रम और 2-3 और उसमें जुड़े होते हैं। इतने रोजगार
देश में पैदा हुए हैं रोजगार की। और ये जब भी बात करो पकोड़ों की बात कर लेते हैं, इनको समझ में नहीं आता। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए अलग योजना लगी, आयुष्मान अलग ली, अन्नदाताओं के लिए करीब 11 करोड़ किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसपोर्ट है, कुछ फसलों पे एमएसपी भी हैं, बाकी को उनकी आय बढ़ाने के लिए काम करते हैं। गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए कितनी योजना लेके आए हैं ये समझिए। और जहां तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात करते हैं, आप चेक कर लीजिए, उसका इन्फ्लेशन रेट पता लग जाएगा। है, हमने उज्ज्वला योजना लागू की ना, गरीबों को सस्ता सिलेंडर मिल रहा है, और वो बात नहीं करेंगे, आप फैक्ट्स पे बात नहीं करेंगे। ये जितने भी ठीक है अनिल जी, अपोजिशन के आता हूं लोग फिर हैं, से एक इनको छोटे से झूठ- ब्रेक इनको- के लिए मुझे इनको- रुकना है। इनको झूठ बोलने में मजा। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं 24 में 47 वाले विजन पर। हमारे साथ आदेश जी भी कांग्रेस से जुड़ गए हैं। आदेश जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। आदेश जी, बीजेपी 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देश को दिखा रही है, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, सच सबके सामने है कि पंचवर्षीय योजनाएं एक टारगेट रखा जाता था और हमने उन टारगेट को अचीव किया, चाहे वो कृषि के हरित क्रांति हो या दूसरी चीजें रही हो। प्रधानमंत्री जी ने भी 2014 के अंदर कुछ टारगेट दिए थे, लेकिन पंचवर्षीय ना करके उन्होंने वो 2022 तक लक्ष्य रखे थे कि 2022 तक किसानों की आमदनी डबल हो जाएगी, हर व्यक्ति को घर मिल जाएगा, देश में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, और डॉलर जो है, जो उस टाइम पे 57 रुपए का था, वो रुपए के बराबर आ जाएगा, पेट्रोल जो है वो 30 रुपए में मिलेगा। ये तमाम इस तरह की बातें इन्होंने जो है वो पंचवर्षीय योजना न करके लगभग 8 वर्षों का कार्यक्रम देश को दिया था, क्योंकि जानते थे कि ये कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन 2019 में फिर चुनाव में जाना है, तो इस तरह से जो लोगों को बरगलाया जाए ताकि 2022 का सपना दिखाया जाए। तो इनका सच लोगों के सामने आ चुका है। जो 49.72 लाख करोड़ रुपए यानी कि 50 लाख से भी कम कर्जा देश के ऊपर था, वो इन्होंने इन 10 सालों में 205 लाख करोड़ रुपए पहुंचा दिया। जो इस देश के अंदर गरीबों को, किसानों को रेलवे में छूट मिलती थी, बुजुर्गों को, वो समाप्त कर दी। जो कहते थे कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में जाएगा, आपने देखा कि अभी 3 महीने पूर्व एक रेल दुर्घटना हुई जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई उड़ीसा के अंदर। अगर हिंदुस्तान के किसी भी प्रांत से अगर कोई व्यक्ति वहां पे किसी के माँ बाप दुर्घटना में थे या किसी का बच्चा दुर्घटना में था और वो दिल्ली से या हिंदुस्तान के किसी भी कोने से वहां जाना चाहते थे, तो 70,000 रुपए का हवाई जहाज का टिकट उनको खरीदना पड़ा। ये व्यवस्था इन्होंने देश में बना दी है। आप देखिए, भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन हुआ तो वहां पे किस तरह का शो किया गया था। मेरे एक मित्र थे, वो भी उसमें शामिल होना चाहते थे। उन्होंने अपने माता पिता की और अपने बच्चों की टिकट बुक करा रखी थी रेलवे में, और वहां होटल बुक करा रखा था, लेकिन सरकार, क्योंकि तानाशाह सरकार है, इन्होंने उसका रेलवे का टिकट भी कैंसिल कराया। जितने भी लोगों की वो बुकिंग थी वो तमाम बुकिंग कैंसिल करा दी। तो अभी देश में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। वहां पे जो चेहरे आपने देखे, बहुत सारे मीडिया, वहां पे सारा मीडिया था, उसने जो चेहरे दिखाए थे आज भी वो लोगों के जहन में घूमते हैं कि वहां पे जो व्यक्ति था वो अरबपति व्यक्ति का फोटो वहां पे भगवान राम आदेश जी, आप एक बात है, पहले भी टिकट्स कैंसिल होती थी, टिकट्स तो पहले भी कैंसिल होती थी। किसी की टिकट ऐसे कैंसिल नहीं होती थी। नहीं, पहले होती थी या नहीं? कैंसिल नहीं होती थी। जिस इन व्यक्ति सब ने में जिस एक डेट चीज को है, जाना था, आपके रेल कैंसिल हो राष्ट्रीय जाए। प्रवक्ता रहे, आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे गौरव वल्लभ, अपने कई इंटरव्यू में उन्होंने एक बात कही है कि देखिए, अगर 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो हमें यह बताना होगा कि हम कैसे 2046 तक, 2045 तक विकसित राष्ट्र बनाएं, तब जनता हम पे भरोसा करती। लेकिन उस चीज को आप इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता? इस देश नहीं, देश में सब कुछ हो सकता है।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये देश दुनिया के सबसे गरीब, कमजोर और पिछड़े देशों की श्रेणी में आता था, जहां हर साल लाखों लोग भूख से और बीमारी से मर जाते थे। लेकिन हमने एक टारगेट रखे, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई और देश के अंदर जो है तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली और दुनिया के सबसे बेहतरीन देशों की श्रेणी में भारत को लेके आए। ये कांग्रेस के नेताओं की उपलब्धि है, लेकिन हमने जो कहा वो समयबद्ध तरीके से किया। हमने लोगों को बरगलाने नहीं दिया। एक पीढ़ी की बात छोड़ दीजिए, ये दूसरी पीढ़ी की बात कर रहे हैं। आज नौजवान देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, उसकी बात नहीं करते। आज देश के अंदर सबसे ज्यादा महंगाई है, उसकी बात नहीं करते। आज इनके द्वारा बनाए हुए कानून को रिप्लाई कर रहे हैं अनिल जी, इस पे बोलिए। करना पड़ता है या सरकार को खुद लोगों के आगे झुक के उनको वापस लेना पड़ता है, क्योंकि जब हजारों किसान जो अपनी शहादत देते हैं तो एक साल के बाद मोदी जी की नींद खुलती है और उनको अपने द्वारा बनाया हुआ कानून वापस लेना पड़ता है। ठीक है, इस पे रिप्लाई कर रहे हैं अनिल जी, बोलिए। अभिषेक जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस के मित्र शायद वो खुद अपने में और अपने परिवार से आगे निकल के सोचते ही नहीं है। देश के लिए क्या इनका विजन है, इनको सोच में ही नहीं है। इनको याद नहीं है कि कांग्रेस के शासन में किस तरीके से लाल गेहूं इंपोर्ट किया जाता था, किस तरीके से हफ्ते में एक दिन भूखा रहकर गुजारा करना पड़ता था। और आज स्थिति ये है कि कई वर्षों से देश के 81.5 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, जो आगे भी जारी रहेगा। और माननीय मोदी जी ने कहा है, ये हम कोई एहसान नहीं कर रहे। ये जो 25 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर आए हैं कि देश इतना सफिशिएंट है आज अनाज के मामले में कि एक छोटी सी जो सपोर्ट है वो देश के नागरिकों को कर रहा है, जिससे कि वो वापसी गरीबी रेखा के से नीचे नहीं आ जाए। पर कांग्रेस को नजर नहीं आता। कांग्रेस को यह नजर नहीं आता कि किस तरीके से इन्होंने देश का दिवाला निकाला था और सारा सोना, देश का माताओं बहनों का सोना इन्होंने गिरवी रखा था विदेशों में जाकर, जब जाके सरकार चली थी। और आज हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास है, जो कभी आजादी के टाइम के बाद नहीं हुआ। ये इनको नजर नहीं आता। मैंने कहा ये नौकरी की बात करते हैं, अरे 47 करोड़ मुद्रा लोन किस लिए मिले हैं? रोजगार पैदा करने के लिए मिले। 10 लाख नौकरियां पिछले साल मिली हैं, किस लिए मिली है? पर ये इनको नजर नहीं आता। ये राम मंदिर का एक कमेंट मैं संदीप जी से ले लेता हूं। ये राम मंदिर का विरोध कर रहे थे और आज राम मंदिर के बारे में कहते हैं कि वहां गए थे, टिकट नहीं मिली, ये नहीं मिली। इनकी सोच ही ये है कि सिर्फ मैं, मेरा परिवार, उसके ऊपर सोच ही नहीं है। ठीक है, लाखों लोग वहां पर गए थे सिस्टम में। संदीप जी, आवाज मिल रही है? राम मंदिर नजर आ रहे हैं। जब राम मंदिर का इन्होंने विरोध किया था, अनिल जी, विरोध किया था, तब प्रभु श्री राम नजर नहीं आ रहे थे इनको। अनिल जी, अब वेट, संदीप जी आवाज मिल रही है अब? हाँ अभिषेक जी, मैं सुन पा रहा हूँ जी। संदीप जी अब बोलिए। मैं समझना ये चाहूंगा कि 2047 तक अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हम देश को विकसित बनाएंगे, एक लक्ष्य रखा गया है, तो अगर आप उस पे अगर कोई भी सवाल खड़े कर रहे हैं तो उससे पहले आपको ये तो दिखाना होगा कि आप बताइए कि आप विकसित कब तक बना देंगे, तभी तो जनता विश्वास करेगी। देखिए अभिषेक जी, जिस तरीके से आज विकसित भारत की बात हो रही है, मौजूदा सरकार विकसित भारत की बात कर रही है और विपक्ष भी आज विकसित भारत की बात कर रहा है। मोदी जी ने टारगेट रखा है कि 2047 तक, यानी जब आजादी को 100 साल पूरे होंगे तो हम विकसित भारत होंगे। और मेरे साथी अभी विपक्ष के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम 5 साल में अगर हमारी सरकार आती है, नहीं तो ज्यादा 10 साल में हम हिंदुस्तान को विकसित कर देंगे। तो अभिषेक जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एक सही दिशा में हिंदुस्तान की राजनीति मोड़ ले चुकी है। दोनों पार्टियों का एम है कि हिंदुस्तान विकसित होना चाहिए। और अगर हिंदुस्तान विकसित करने का सपना आज हमारे देश की सरकारें देख रही है या विपक्ष देख रहा है, तो ये हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान के भविष्य के लिए बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि विकसित भारत के लिए आपको यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का हब पैदा करना पड़ेगा, जिस तरीके से अमेरिका में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है, चाइना में है। जब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा, चाहे वो आईटी फील्ड में हो, चाहे वो टेलीकॉम में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में आप लगा लीजिए, तो उससे क्या होगा? रोजगार जनरेट होगा। रोजगार जनरेट होगा तो देश के अंदर एक क्रांति आएगी, मार्केट हमारा बूम करेगा। हमारा अगर एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट होगा तो किसान हमारा ऊपर उठेगा। और इसके साथ साथ हम कई ऐसी चीजें दुनिया को सर्विस दे पाएंगे जिससे हम विकसित भारत सपना देख सकते हैं। संदीप जी, एक चीज और आपने सुना होगा, अनिल जी ने ये कहा कि पिछले 10 साल में हमने बेस बना लिया है। तो आपने 10 सालों में वो परिवर्तन देखा है कि विकसित राष्ट्र की दिशा में जो चीजें होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना,
उस दिशा में काम होता हुआ दिखा है? देखिए अभिषेक जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, देश बनाने से मतलब होता है कि आपके देश की राजनीति जहाँ हिंदू मुस्लिम में बटी हुई थी, जहाँ रोजाना हिंदू मुसलमान के झगड़े होते थे, कोई भी कहीं सेफ महसूस नहीं करता था। मुझे लगता है हिंदुस्तान बदल रहा है। हिंदुस्तान में आज वो चीजें नहीं हो रही, किडनैपिंग नहीं हो रही है, आम गोलियां नहीं चल रही है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी बम विस्फोट हो जाते थे, दिल्ली के अंदर कोई बटला हाउस कांड नहीं हो रहा है, चांदनी चौक में आज बम विस्फोट नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब हिंदुस्तान बदल रहा है और ये बदलते देश में संकेत है कि दुनिया की कोई भी कंपनी आकर आज हमारे देश में इन्वेस्ट कर सकती है, इंडस्ट्री डेवलप की जा सकती है। क्योंकि इंडस्ट्री का हब बनने के लिए, इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए आपको वो माहौल देना पड़ेगा। तो आज हिंदुस्तान वो माहौल देने की पोजीशन में है, तो इसलिए हम सपना देख सकते हैं कि हिंदुस्तान तरक्की कर सकता है और 2047 तक विकसित भारत बन सकता है। ठीक है, कपिश भाई रिप्लाई करना चाह रहे थे। कपिश जी बोलिए। प्रमाणिक रूप से बात करें जो कि आंकड़े ही पर भी प्रस्तुत करते हैं। अगर कोई देश आज के युग में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो के अनाज पर स्तर पर ला करके कर दिया है और कह रहा है कि हम भुखमरी से बचाने के लिए इनको दे रहे हैं, यानी कपिश भाई एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, मैं आपके पास फिर से आता हूं। इस समय राहुल गांधी एक रोड शो कर रहे हैं, वो तस्वीरें दिखा देते हैं, उसके बाद फिर मैं आपके पास आता हूं। तस्वीरों के जरिए आप देखिए, वायनाड से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं राहुल गांधी, इस समय एक रोड शो कर रहे हैं और लोगों से बात भी कर रहे हैं। सुनवाते हैं आपको। But he never talks about the issues that the farmers are facing. He never talks about unemployment. He never talks about price rise. And all he does is he protects the richest people in the country and forgives their bank loans. वापस हम अपने डिबेट पे लौटते हैं। कपिश जी अब बोलिए। मैं ये कह रहा था कि कोई अगर सरकार फर्जी आंकड़े प्रस्तुत कर रही हो तो उस पर कैसे विश्वास करेगा, और मैं क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे कारण है। आज आप कह रहे हैं कि हम विश्वगुरु बनाने जा रहे हैं, हमने सारी चीजें ऐसे कर ली। अरे भैया, 80 करोड़ लोगों को आप भुखमरी से बचाने के लिए अनाज देने के स्तर पर देश को ला करके खड़ा कर दिए। आपके विजन पर कौन ध्यान देगा? आप बकायदा आपके वित्त मंत्री और आपका वित्त मंत्रालय आरटीआई का जवाब देता है और संसद में ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है कि हम 8वां वेतन आयोग लागू कर सके, हम पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर सके, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। आजाद जब भारत हुआ कोई इकॉनमी हमारे पास नहीं थी, टूटी फूटी बंदूकों से लेकर के हम आज इस स्तर पर खड़े हैं जहां मैंने पिछले अपने बातों में कहा कि क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे इसरो से लेकर डीआरडीओ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और मैंने सबका नाम लिया, खड़ा कर दिया। तब तो हम लोगों ने कहा नहीं कि साहब हमारे पास पुरानी पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, हमारे पास वेतन आयोग लगाने के लिए पैसा नहीं है, हम अग्निवीर रखेंगे 4 साल के लिए, हमारे पास सेना को देने के लिए पैसा नहीं है। लुटाए हुए भारत को आप 2047 में विश्वास बनाओगे? 80 करोड़ लोगों को जो है भुखमरी के कगार पे डाल के आज 25 करोड़ लोगों को ऊपर से उबार दिया, कौन आप पर विश्वास करेगा? और आपने कपिश भाई उन पे विश्वास नहीं करे, आप पे विश्वास करे। वही तो मैंने आपसे रोड मैप पूछा कि आप बता दीजिए कि आप विकसित राष्ट्र कब तक बना देंगे, तो आपने कहा 5 या 10 साल। हमने इसलिए किया कि इस देश के अंदर जितने इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, हाँ, या जितने आप देख रहे हैं, फूड बिल से लेकर के और जो है सूचना मांगने के अधिकार से लेकर के राइट टू एजुकेशन से लेकर, किसने दिया? एक भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। यानी हमारे काम पर ये अपनी छाती पीट रहे हैं। ठीक है, आप ये खुद बात को सोचिए तो ये कैसे बना सकते हैं? ठीक है, आपके काम पे छाती पीट रहे हैं। ठीक है, 50 लाख करोड़ रुपए इन्होंने विदेश से कर्जा उठा के इस देश को 80% कर्जा में डुबा दिया। ये IMF की रिपोर्ट कर रही है, कपिल श्रीवास्तव नहीं कह रहे हैं। और 6 लाख करोड़ रुपए आप प्रतिवर्ष डिसइन्वेस्टमेंट करके सरकारी कंपनियों का, सरकारी संस्थानों का आप कर्जा पाटने का काम कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, आप कैसे फॉरवर्ड करेंगे उन लोगों को जिसका शिक्षा और चिकित्सा नहीं
ठीक है, अब ये आदेश बोलते जी, संविधान को मिटाना सच आदेश है। जी बोलना चाह रहे थे, आदेश जी बोलिए। लेकिन साथ ही मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, आप, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी पार्टी है, विपक्षी पार्टी सबसे बड़ी आप हैं, क्या आपके पास विजन है कि आप विकसित राष्ट्र कब तक बनाएंगे देश को जिस पे जनता विश्वास करे? अगर प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं 2047 तक, उस पर जनता विश्वास नहीं करे, तो आप क्या एजेंडा सामने दे रहे हैं कि लोग आप पे विश्वास कर लें? अभिषेक जी, प्रधानमंत्री जी ने एक ग्रामीण विकास योजना लागू की कि हर सांसद एक गांव को गोद लेगा। मैं उत्तरी पूर्वी लोकसभा में रहता हूं, यहां से मनोज तिवारी सांसद हैं। गांव को गोद लेने का और आदर्श गांव घोषित करने के नियम हैं। आप जाके, आपके सेंटर से 20 किलोमीटर की दूरी भी नहीं होगी उस गांव की, जाके अपने फोटोग्राफर को भेज के वहां की दशा देख लो। गांव के बाहर बोर्ड लगा दिया है कि चौहान पट्टी आदर्श गांव, लेकिन आदर्श गांव के लिए जो 10-12 चीजें हैं, वो एक भी चीज उस गांव के अंदर नहीं है। आप एक गलत दिशा में डिबेट कर रहे हैं। आपका प्रेस्टिजियस चैनल है, आप इनके झूठ के एजेंडे में ना जाएं। आपका दायित्व है कि देश को सच मैंने तो दिखाएं। आदेश जी, मैंने तो वही पूछा आपसे कि आप क्या रोड मैप दे रहे हैं? जिम्मेवारी के साथ आपके ऊपर आरोप लगा रहा हूं कि आप, चलिए सर, हम तो आरोप झेल ही रहे हैं, हमें तो सर्टिफिकेट डेली मिलता है, वो आपको दिखाना चाहिए। हमें तो डेली सर्टिफिकेट मिलता है। हम सर्टिफिकेट वो आप दिखाते ले या ना लें, सर्टिफिकेट तो हमें डेली मिलता है सर, उसका क्या करेंगे? लेकिन रोड मैप जो है, हमने सर्टिफिकेट दिए हैं। ठीक है सर, हमने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। जिन्होंने नाखून तक नहीं कटवाया, उनको आप देशभक्त बताने का काम करते हैं। देखिए सर्टिफिकेट, फिर मैं सर्टिफिकेट देने वाला कौन हूं? मैं थोड़ी सर्टिफिकेट दूंगा सर। आपकी देशभक्ति आप जाने, मेरी देशभक्ति मैं जानता हूं, उनकी देशभक्ति। हम देशभक्ति का यहाँ सर्टिफिकेट बांटने के लिए थोड़ी बैठे हैं सर। जो इस देश के अंदर, जो इस देश से माफियाओं की तरह देश को चला रहे हैं, ईडी माफिया बना दिया सर। वही तो मैं बोल रहा हूँ, मुख्य विपक्षी पार्टी आप हैं। आप उतरिए ना सड़क पे सर। आपको याद होगा 2014 से पहले कि कैसे बीजेपी सड़क पे उतरती थी। इसमें सर्टिफिकेट ना मैं आपको दूंगा। देखिए अभी एक चीज, आदेश जी शायद आपने सुना नहीं होगा, आदेश जी शायद आपने सुना नहीं, एक चीज, क्योंकि एक चीज आदेश जी, 10 लाख के सूट नहीं पहन रहे हम लोग। सर आप सुन तो लीजिए आदेश जी, संदीप जी ने अभी एक बहुत अच्छी बात कही, संदीप जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि पार्टियां कम से कम अब मुद्दों पे बात कर रही हैं, पार्टियां मुद्दों पे बात कर रही हैं, ये तो अच्छी बात है। अब आप अगर हर चीज को नेगेटिव लेकर के, क्योंकि आप भी देशभक्त हैं, मैं भी देशभक्त हूं, बीजेपी भी देशभक्त है, सब देशभक्त हैं, सब देश के लिए काम करना चाह रहे हैं। उठा के देख लो, 1942 में अगर महात्मा गांधी जी ने जो कहा था, अगर उस दिन महात्मा गांधी जी कहते देश के गद्दार हैं, तो सारे जीवन को इनको बर्दाश्त नहीं करता। सर महात्मा गांधी की सुन कौन रहा है? अंग्रेजों भारत, कौन महात्मा गांधी की सुन रहा है सर? महात्मा गांधी की सुन कौन रहा है? आदेश जी मुझे बताइए ना, महात्मा गांधी के पद चिन्हों पे चल कौन रहा है? कांग्रेस चल रही है महात्मा गांधी के पद चिन्हों पे? पद चिन्हों पे चल रहे हैं, बिल्कुल उन्हीं पद चिन्हों पे चल रहे हैं। अनिल जी इस पे रिप्लाई कीजिए। आपने सिर्फ वादे किए हैं 14 से लेकर अभी तक, पूरा एक भी नहीं हुआ है। अनिल जी, मंत्री ने कहा कि वो चतुर बनिया थे। अब सुन लीजिए, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत आपकी बौखलाहट बहुत हो गई। चरित्र है, टेस्ट करते हैं। अरे आप अपने चरित्र की चिंता कीजिए, टुकड़े टुकड़े गैंग को दिक्कत क्या है अभिषेक जी, कांग्रेस वालों को, कि हम देश की बात कर रहे हैं, विकसित भारत की बात कर रहे हैं, ये क्षेत्र पे आ गए। आप उत्तर पूर्वी दिल्ली पे डिबेट कीजिए। मनोज तिवारी ने 3 सेंट्रल स्कूल बनाए हैं, सभापुर गांव उनका है, मैं पूरी व्याख्यान कर सकता हूँ। और इनके पास तो लोकल उम्मीदवार भी नहीं है। एक टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना को ये यहाँ पर उम्मीदवार बना रहे। अब तो कांग्रेस में भी गैंग है। अरे आप क्यों चिल्ला रहे हो? शांत हो जाओ, बौखलाहट क्यों दिखा रहे हो? सुना ना आपको बहुत ज्यादा। अब डिबेट में गरीबानी सीखिए। पहले आप अभिषेक जी को धमका रहे थे, अब मुझे कह रहे हो। आप शांत हो जाइए, मादा रखिए अपने सुनने का। आपकी बहुत सुन ली हमने, झूठ मत फैलाइए। सुन लीजिए, सुनने का भी तो मादा रखिए। कभी आप पत्रकार को धमकाते हैं, कभी कुछ करते हैं, अब सुनने का भी मादा रखिए।
मैं अभिषेक जी कह रहा था, अरे सफाई में करोड़ों रुपए लुटाने वाले ऐसी बात मत कीजिए। आपके लिए तो सफाई में जब करोड़ों रुपए लुटाते थे, और आज अगर देश की जनता को 80 करोड़ जनता को अनाज अगर दिया जा रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है। और अगर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए जब आप लुटाते थे तब आपको शर्म नहीं आती थी। और आज जब देश की गरीब जनता को 225 करोड़ को वैक्सीनेशन दी जा रही है और अनाज दिया जा रहा है तो आपको परेशानी होती है। अरे कुछ तो शर्म कीजिए। समाजवादी पार्टी वालों 70 सीटों में लड़ रही देश को विकसित करने का लक्ष्य रख रहे हैं। 200 सीटों में कांग्रेस नहीं लड़ रहे, टुकड़े टुकड़े को टिकट दे रहे हो। अरे आप ये बताइए आजाद जी, आपके पास दिल्ली में कोई नेता नहीं है जो मिलिट्री पे मिलिट्री पे आरोप लगाते हैं, आर्मी पे आरोप लगाते हैं, जो जेएनयू में देश विरोधी दंगे नारे लगाते हैं, टिकट दे रहे। अरे आपको टिकट दे देते, आपके प्रदेश मोदी जी को दे देते, किसी को दे देते। मोदी सरकार में इस तरीके से रिपोर्ट करते हो। आप देख लीजिए आपकी जमानत जब्त होने वाली चुनाव में, और आपको मनोज तिवारी जी का बस हजारों आपको दे सकता हूँ। आप जो वजीराबाद का डबल डेकर फ्लाईओवर देख लिए, आपके बुराड़ी में कितना काम किया ये देख लीजिए। सिग्नेचर भी अधूरा पर का जाम करना देख लीजिए। कन्वेंशन सेंटर अभी छात्री बार में कितने काम आप दिखाएंगे? आप डिबेट करिए ना उस पर आपको, क्योंकि आपकी सोच भी बहुत छोटी है। देश को विकसित बनाने की बात कर रहे हैं आप, वहां पर चलते गए कंफ्यूजन में, वहां का डिबेट देखिए नहीं। आपका पास विजन ही नहीं है, विकसित कैसे बनाएंगे आप? ठीक है, आपके पास है ही नहीं कुछ। संदीप जी, वहीं पर जाके परिवार आप निकल ही नहीं सकते परिवार से बाहर। ठीक है संदीप जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ। जवानों को कमजोर किया, ठीक है, देश के लोगों को ऐसी स्थिति में आदेश जी अपने परिवार के अब होल्ड प्लीज सर, प्लीज। कपीश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, 10 सेकंड में कपीश जी बोलिए, उसके बाद मैं क्लोजिंग कमेंट के लिए जाऊंगा। देखिए अनिल गोयल साहब से हमारा रिक्वेस्ट था, वो सत्ता में है पिछले 10 वर्ष। आप 150 लाख करोड़ रुपए का आप जो है वो ऋण लेकर के देश को 80% आपने जो है फंसा दिया है ऋण में, और आप इससे विकसित राष्ट्र कैसे बनाओगे? ये मेरा आपका प्रश्न था, आपने उसका जवाब नहीं दिया। आप बताओ कि चीन ने 4,500 वर्ग किलोमीटर जो है जमीन कब्जा कर ली, रिजंगला जैसा हमारा जो है वो स्मारक छोड़ दिया, और आज भी वो वहां बैठे हुए 200 गांव बनाते। आप कैसे हमारे देश को जो है विकसित राष्ट्र बनाओगे? कैसे आप हमारे राष्ट्र को विश्व गुरु बनाओगे? 80 करोड़ लोगों को भुखमरी से निकालने के लिए आप कहते हो कि हम 5 किलो का राशन दे रहे हैं, तो अगले 5 वर्ष तक हम देते रहेंगे। 140 करोड़ की जनता, जिसमें से 80 करोड़ को आप आधे को दे रहे हो। ठीक है तो सर, आप मुझे बताओ नौकरी क्यों नहीं दे रहे हो? आप नौकरी क्यों नहीं दे रहे हो? महंगाई क्यों नहीं कम कर रहे हो? आपके पास आ रहा हूं, समझना ये चाहूंगा। ठीक है कपिश भाई, ठीक है। संदीप जी, अब मैं समझना ये चाहूंगा कि देखिए, अगर 2 लोग हैं तो एक अगर अपने आप के लिए कोई टारगेट सेट कर रहा है तो दूसरे वाले पे भरोसा तो तभी होगा ना जब आप उस तरीके से ही टारगेट सेट करके दें। पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, लेकिन एक बड़ा लक्ष्य भी होता है। हम अपने घर में भी महीने का खर्चा अलग रखते हैं, लेकिन साल के खर्चे के लिए भी बचा करके रखते हैं। देखिए अभी जो सबसे बड़ा एनालिसिस करती है वो करती है जनता। ठीक है, 3 पार्टियों के प्रवक्ता बैठे एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाते रहेंगे, लेकिन हमने 2014 में देखा जनता ने फैसला दिया, वो मोदी सरकार के हक में दिया। अगर जनता को मोदी सरकार के 5 साल के काम ठीक नहीं लगते, देश सही दिशा में नहीं जा रहा होता, तो जिस तरीके से मनमोहन सरकार को जनता ने समर्थन नहीं किया, उसी तरीके से जनता मोदी सरकार को हटा सकती थी। मोदी सरकार में भरोसा एक बार फिर से जनता ने दिखाया और फिर 5 साल के लिए सरकार बनाई। अब एक बार फिर दोनों पार्टियां, चाहे वो पक्ष कहिए विपक्ष कहिए, मैदान में है, और 4 तारीख का इंतजार कीजिए कि कौन ठीक है कौन गलत है, कौन इस देश को विकसित भारत की तरफ लेकर के आएगा। इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक मुझे जैसा दिखाई दे रहा है कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन कमजोर नजर आता है जो एनडीए गठबंधन के सामने। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।